हेलो फ्रेंड्स। आजकल पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे खूब चर्चे हो रहे हैं और चर्चे हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत सरकार ने ऑफिशियली नोटिस जारी करके कह दिया है पाकिस्तान को कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो। और अब तो इंडिया वेदर रिपोर्ट्स भी दिखाने लगा है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान का, जिसकी वजह से मामला पूरी तरीके से गर्मा चुका है। और तमाम न्यूज़ चैनल्स में, टॉक शोज़ में, न्यूज़ बुलेटिन्स में बड़े बड़े एक्सपर्ट और बड़े बड़े पैनल्स बैठ रहे हैं और चर्चे हो रहे हैं, बहसें हो रही हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह चर्चे हैं कि भारत को पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे कब्जा कर लेना चाहिए और इंडियन आर्मी को इन्वेड करके और अपनी ये टेरिटरी जो है इंडिया को वो रिक्लेम कर लेनी चाहिए। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान हमारे ही हिस्से हैं, हमारे ही ज़मीन का भूभाग है। और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान ही क्यों, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे अखंड भारत के ही हिस्से हैं जो हमसे छीन लिए गए हैं। तो ये सारे हमारे ही हिस्से, लेकिन फ़िलहाल बात हो रही है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे। तो अब तमाम लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं, बड़ी बड़ी स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि कैसे इंडियन आर्मी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस रिक्लेम कर सकती है और इससे कितने सारे फ़ायदे होने वाले हैं, भारत को वापस अपनी भूभाग मिल जाएगा और तमाम ऐसी बातें हो रही हैं। और पूरी तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है कि हमें पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को वापस पाकिस्तान से रिक्लेम कर लेना चाहिए, जिस पे कि अभी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। कब्जा क्या कर रखा है कि नेहरू और कांग्रेस, मिस्टर नेहरू और कांग्रेस की गलतियों की वजह से, और राजा हरि सिंह की भी कुछ इसमें गलतियां हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आर्मी को इस पर कब्जा करने दिया गया, इस भूभाग पे उनका कब्जा रह गया। क्योंकि तब तक कुछ लोगों ने अपनी बेवकूफ़ी से जा करके यूएन में सीज़ फायर करा दिया 1947-48 में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जस की तस बनी रह गई। वरना तो इंडियन आर्मी ने उस टाइम ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देना था। और जो अभी हमारे पास कश्मीर और जम्मू है, उसका तो प्रॉब्लम इंडियन आर्मी ने उस टाइम ही उसको रिक्लेम करके अपने भाग में मिला लिया था। और ये जो बचा हुआ पीओके, जिस पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान है, ये उनके पास रह गया क्योंकि यूएन में जा करके कुछ लोगों ने सीज फायर करा दिया। खैर, लेकिन वो तब की बात थी। अब बात हो रही है कि वापस इसको रिक्लेम कैसे किया जाए। तो पहली बात तो ये उठती है कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को रिक्लेम करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। इस पर एक पूरी एनालिसिस होनी चाहिए कि इसका फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, इसके तत्कालिक फ़ायदे, तत्कालिक नुकसान, इसके दूरगामी फ़ायदे और दूरगामी नुकसान। इससे पहले हम बात करें ये फ़ायदे नुकसान की, ये जान लेना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान ये पीओके में ही गिलगित बाल्टिस्तान है। इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जी नहीं, पीओके में गिलगित बाल्टिस्तान नहीं है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो तो एक छोटा सा स्ट्रिप है। जब आप मैप उठा करके पूरे जम्मू एंड कश्मीर का देखोगे तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एक छोटा सा हिस्सा है और उसके बगल में पड़ेगा आपको पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इंडियन आर्मी के पास ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं कि इंडियन आर्मी इस क्षेत्र को वापस रिक्लेम कर ले, पाकिस्तान आर्मी को वहाँ से मार भगाए और रिक्लेम कर ले। तो अगर इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटीज़ की बात की जाए तो जी हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडियन आर्मी अभी बहुत बहुत कैपेबल आर्मी है। और जब से ये मोदी रिजीम आई है तब से डिफेंस में और ज़्यादा तरीके से अच्छे से ध्यान दिया गया है, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस बहुत और ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत बने हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो इंडियन आर्मी के पास कैपेबिलिटीज़ तो बहुत है और मेरे अनुमान से अगर इंडियन आर्मी वाकई में ऑपरेशन कर दे और इन्वेड करे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को, तो मुश्किल से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेने में इंडियन आर्मी को 2 से 3 हफ्ते या हार्डली 1 महीना लगेगा। लेकिन जंग में तो नुकसान होता ही है, हमारा भी कुछ नुकसान होगा और भारी पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन 2-3 हफ्ते 1 महीने में इंडियन आर्मी इस क्षेत्र को रिक्लेम ज़रूर कर सकती है। इतनी कैपेबिलिटीज़ इंडियन आर्मी के पास है। और इंडियन आर्मी पाकिस्तान की ये जो फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी एयरफोर्स नेवी है, उसके कंपेयर में इंडिया की आर्मी एयरफोर्स नेवी और जितने भी डिफेंस फोर्सेज है वो काफ़ी तगड़ी है और कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे भारत को वापस अभी इस टाइम पे रिक्लेम कर लेना चाहिए? क्या ये सही समय है जब पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे वापस अपना कब्जा जमा लिया जाए, रिक्लेम कर लिया जाए इस ज़मीन को?
तो जब मैंने इसका एनालिसिस किया, एक एक पॉइंट्स और एक एक चीज़ों को मिलाया और इसके फ़ायदे और नुकसान को मिलाया, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो जब फ़ायदे और नुकसान को मिलाया तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि एब्सोल्युटली नो। आपको ये मेरा ये आंसर जो है कि क्या इंडियन आर्मी को वापस रिक्लेम कर लेना चाहिए पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को, तो मेरा तो इसमें जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं। अगर अभी के टाइम में पाकिस्तान आर्मी तस्तरी प्लेट में रख के भी बिल्कुल केक की तरह पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को इंडिया को सौंपे, तब भी इंडिया को, भारतीय सरकार को उसे नहीं लेना चाहिए। आप कहेंगे क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। अब ज़रा इस पूरे जो क्षेत्र है जम्मू एंड कश्मीर और वो जो पूरा का पूरा जो खित्ता है उस पर ज़रा आप नज़र डालो। तो जो पीओके है उसका एरिया है लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है उसका एरिया लगभग 72,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं जो पीओके है उसकी आबादी है लगभग 40-45 लाख, 40 या 42 लाख के करीब आबादी है। और ये पूरी की पूरी जो ये पीओके की जो आबादी है 40-42 लाख की, ये पूरी आबादी है सुन्नी आबादी है। इस बात को ज़रा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और ये पूरा का पूरा सुन्नी एलिमेंट जो है ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये एंटी इंडिया है और ये इन्हीं का सबसे यही तो करते ही हैं, जितने भी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं ये इसमें सुन्नी एलिमेंट का ही हाथ है। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये इसकी आबादी है लगभग 12-13 लाख और ये पूरी की पूरी सिया आबादी है। और सियाओं पे तो पाकिस्तान हमेशा से जुल्म सितम करता ही रहा है, तो हो सकता है कि ये जो सिया आबादी है ये प्रो इंडिया आबादी होगी। और सिया वैसे भी जो इंडिया में है वो प्रो इंडिया है। तो ये तो हो गई इसकी क्षेत्रफल और आबादी की बात। अब आप ज़रा आ जाओ अभी जो जम्मू एंड कश्मीर है जो भारत के अभी कंट्रोल में है उसकी आप ज़रा बात कर लो। तो जम्मू को यहाँ हम छोड़ देते हैं, जो अभी कश्मीर वैली जो भारत के कंट्रोल में है उसकी अगर बात करें तो उसकी आबादी है लगभग 45 से 50 लाख उसकी आबादी है। अब इसकी आबादी और ये भी पूरी की पूरी सुन्नी आबादी है। अब जब फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट की आप बात करते हो कि कितना फोर्स इस क्षेत्र में डिप्लॉयड है इंडिया की, तो वैसे तो भारत सरकार ने कभी कोई ऑफिशियल आंकड़ा जारी करके नहीं बोला है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर या एलओसी पे या कहीं भी हमने इतने फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर रखी है। या जम्मू एंड कश्मीर हो, एलओसी हो, नॉर्थ ईस्ट हो या कोई भी क्षेत्र हो, भारत सरकार कभी ऐसे उन्होंने ऑफिशियली ऐसे डिक्लेयर नहीं करती है भारत सरकार कि हमने इन क्षेत्र में इतनी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर रखी है, और उन्हें करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अलग अलग जो सोर्सेज और अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं उसके अनुसार ये पता लगता है कि अभी जो कश्मीर वैली है और जो एलओसी है ये सारे मिलाकर के लगभग भारत की लगभग 4 से 5 लाख डिफेंस फोर्सेस वहाँ पे इंगेज्ड है। जी हाँ, 4 से 5 लाख की डिफेंस फोर्सेस जो है वहाँ पे इंगेज्ड हैं। इसको आप आर्मी से कंफ्यूज मत हो जाना, ये 4 से 5 लाख डिफेंस फोर्सेस है, ये आर्मी नहीं है। इसमें से 2 लाख जो फोर्स है वो 2 लाख फोर्स एलओसी पे और जो थोड़ा सा इंटरनेशनल बॉर्डर इधर लगता है उस पर तैनात है, लगभग 1.5-2 लाख फोर्स, जिसमें कि आर्मी और बीएसएफ है। तो ये 1.5-2 लाख आर्मी और बीएसएफ की जो फोर्स है ये एलओसी को गार्ड कर रही है, पाकिस्तान से सुरक्षित रखने के लिए ये एलओसी को गार्ड कर रही है। और बाकी जो 2.5-3 लाख जो फोर्स बचती है, जो 2.5 लाख डिफेंस फोर्सेज हैं, जो कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है सीएपीएफ, जिसमें कि आपका सीआरपीएफ हो गया और दूसरे आईटीबीपी हो गए, एनएसजी हो गया, ये सारी जो है एक्सेट्रा ये सारी जो है ये हैं कश्मीर वैली में। तो कश्मीर वैली में लगभग 2.5-3 लाख फोर्स है, जिसमें कि राष्ट्रीय राइफल्स हैं। राष्ट्रीय राइफल्स लगभग 70-80 हज़ार के करीब में वहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स के ट्रूप्स वहाँ पे मौजूद हैं। और ये राष्ट्रीय राइफल ही है जो किसी भी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में सबसे आगे लीड करती है। ये जितने भी आप एनकाउंटर्स कश्मीर में आप देखते हो आए दिन जो होते हैं, जो आतंकवादियों को सेना मार गिराती है, उनमें राष्ट्रीय राइफल ही सबसे आगे रहती है। और राष्ट्रीय राइफल्स को स्पेशली इसीलिए बनाया गया था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए, आतंकवाद निरोधक
बल के रूप में इसका गठन किया गया था। तो लगभग 2 लाख फोर्स हो गई जो एलओसी पे मौजूद है, और जो 2.5-3 लाख की जो फोर्स है जिसमें कि राष्ट्रीय राइफल्स हो गई, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, आपको एनएसजी हो गया एक्सेट्रा, ये जो, और जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस जो हो गया, लगभग 80-85 हज़ार की संख्या में है। तो ये सारे मिलकर लगभग 2.5-3 लाख फोर्स होती है जो कि कश्मीर वैली में मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड है, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में है, जिसको कि लीड करती है राष्ट्रीय राइफल्स। तो टोटल ये सारे मिला करके एलओसी की फोर्स और जो इधर अंदर में जो काउंटर इंसर्जेंसी में लगी हुई है जो डिफेंस फोर्सेस, टोटल मिला करके डिफेंस फोर्सेस हो जाते हैं लगभग 4 से 5 लाख, जिसमें कि 2 लाख के करीब जो है वो प्रॉपर इंडियन आर्मी है, बाकी अदर डिफेंस फोर्सेस हैं। तो ये टोटल 5 लाख फोर्स जो है डिफेंस फोर्सेस जो है वो अभी इस वक्त यहाँ इस खित्ते में इंगेज है। अब सपोज दैट सिनेरियो बदलता है और भारत इंडियन आर्मी इन्वेड करके पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को रिक्लेम कर लेती है। तब जो नया बॉर्डर जो बनेगा, नया जो एलओसी बनेगा पाकिस्तानी आर्मी को पुश बैक करने के बाद और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को रिक्लेम कर लेने के बाद जो नया बॉर्डर जो बनेगा उसके सिनेरियो क्या होंगे आप जरा देख लो। तो ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का जो क्षेत्र है, ये गिलगित बाल्टिस्तान का पूरा जो क्षेत्र है, ये काफ़ी सारे कंट्रीज से इसके बॉर्डर लगते हैं। किससे किससे? इसका बॉर्डर पाकिस्तान से भी लगता है गिलगित बाल्टिस्तान का, इसका बॉर्डर तजाकिस्तान से भी लगता है जो कभी सोवियत यूनियन का भाग हुआ करता था, इसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से भी लगता है, इसका बॉर्डर तिब्बत से भी लगता है जिस पे चाइना ने कब्जा कर रखा है, मतलब ऐसे कहें कि तिब्बत चाइना से भी इसका बॉर्डर लगता है और इंडिया से भी लगता है। तो इन 4-5 कंट्री से इसके बॉर्डर लगते हैं। तो ये इस लिहाज से ये हाईली स्ट्रेटेजिक ये पूरा क्षेत्र हो जाता है। तो जब भारतीय सेना इस पूरे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को अपने कब्जे में ले लेगी, तब इस पूरे क्षेत्र पे नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारत सरकार को केवल जो नया जो एलओसी और बॉर्डर बनेगा उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में सेना और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट वहाँ पे जो नया बॉर्डर बनेगा उस पर करना पड़ेगा। और उधर पाकिस्तान से मुजाहिद जो होंगे, जिहादी जो होंगे, वो घुसने की कोशिश कर रहे होंगे और उधर से काफ़ी प्रेशर होगा। फिर ये जो नया आपका जो बॉर्डर बनेगा जो अफ़गानिस्तान के साथ बन जाएगा, ये ध्यान में रखने वाली बात है। और अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है तालिबान, उधर से भी फिर इन्फिल्ट्रेशन होगी और तालिबान भी फिर आप पे अटैक करेगा। फिर इधर से चाइना के साथ भी आपका बॉर्डर लग गया तो चाइना भी आप पे फिर प्रेशर पुट ऑन करेगा और वो भी अपनी सेनाएं अंदर जो भी है मतलब प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करेगा। तो ये भारी मतलब कि ये पूरा का पूरा जो कन्फ्लिक्ट का ये एक नया जोन बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको अनदर कम से कम भारत सरकार को केवल इस नया जो बॉर्डर और एलओसी बनेगा उसको कंट्रोल में रखने के लिए भारत सरकार को कम से कम, मेरा ऐसा एनालिसिस है कि 2 से 3 लाख आर्मी और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट इस खित्ते में करनी पड़ेगी। जी हाँ, 2 से 3 लाख एडिशनल इसमें डिप्लॉयमेंट और करनी पड़ेगी ताकि आप तालिबान से भी इस क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर सको, पाकिस्तान से भी कर सको और इधर चाइना से भी कर सको और ताजिकिस्तान से भी मे भी अदर कुछ इन्फिल्ट्रेशन होता है तो वहाँ से भी कर सको। तो 2 से 3 लाख का ये अतिरिक्त भार आप पे पड़ेगा। ये तो हो गया पहला नुकसान कि इतनी भारी संख्या में फिर आपको इंडियन आर्मी की डिप्लॉयमेंट और बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, जिसका खर्चा इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा और एक नया कन्फ्लिक्ट का पूरा जोन खड़ा होगा। और भारत की प्रॉपर आर्मी जो है वो 12 से 14 लाख की आर्मी है, 12-13 लाख की आर्मी है। उसमें से लगभग आपकी 4 से 5 लाख आर्मी तो इस जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और इन सारे क्षेत्र में ही इंगेज हो जाएगी। तो ये ज़रा सोचने की बात है। भारत अच्छा खासा बड़ा देश है, उसमें कि 5 लाख आर्मी, 4 लाख 5 लाख आर्मी आपकी इस क्षेत्र में ही इंगेज हो जाएगी। अब आओ अंदर। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पीओके की जनसंख्या है लगभग 40-42 लाख और ये सुन्नी जनसंख्या है। तो इसका मतलब जब आप इस पर कब्जा कर लोगे तो ये भयंकर इंसर्जेंसी यहाँ पे होगी, भयंकर इंसर्जेंसी होगी। और ऐसा हम मान ले कि गिलगित बाल्टिस्तान में चूँकि सिया पॉपुलेशन रहती है जो 12-13 लाख की है, वहाँ अगर इंसर्जेंसी ना भी हो तब भी ये जो पीओके है जिसपे कि सुन्नी पॉपुलेशन है 40-42 लाख की, यहाँ पे भयंकर इंसर्जेंसी होगी, जैसी इंसर्जेंसी
अभी यहाँ कश्मीर जो अभी भारत के कंट्रोल में है वहाँ हो रही है, उससे भी ज़्यादा होगी। क्यों होगी कि एक तो ये पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है ये शिया पॉपुलेशन है पीओके की, सॉरी, ये पूरी की पूरी जो पीओके की 40-42 लाख की पॉपुलेशन है ये सुन्नी पॉपुलेशन है, सुन्नी पॉपुलेशन है। दूसरा, पाकिस्तान इनको हेल्प करेगा और पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करवाएगा और इनको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा इंसर्जेंसी के लिए। तीसरा, मैंने ऐसा पढ़ा है कि इस पूरे के पूरे जो पीओके है इसमें गन कल्चर बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो जितने भी सुन्नी पॉपुलेशन ये है, यहाँ के घर घर में ये गन कल्चर बहुत ज़्यादा है, घर घर में हथियार रखने की कल्चर। अब इसकी वजह से भयंकर इंसर्जेंसी का सामना इंडियन आर्मी को करना पड़ेगा। तो आपको अंदर की इंसर्जेंसी से डील करने के लिए अनदर 2 से 3 लाख की फौज, 2 से 3 लाख की फौज नहीं, 2 से 3 लाख की डिफेंस फोर्सेस लगानी पड़ेगी, जिसमें कि सीआरपीएफ हो गई, राष्ट्रीय राइफल्स आरआर होगी, एनएसजी होगी, एक्सेट्रा। तो 2 से 3 लाख आपको इसको डील करने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड रखने होंगे और 2 से 3 लाख जो नया जो बॉर्डर बनेगा उस पर लग जाएगा। तो आपको कहने का मतलब है कि अनदर आपको कम से कम 4 से 6 लाख की डिफेंस फोर्सेस की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी होगी, जिसमें आर्मी, बीएसएफ, आरआर सारे होंगे, ये सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये सारा कुछ होगा, जिसके डिप्लॉयमेंट आपको इस खित्ते को पूरे नियंत्रण करने में ही लग जाएगा। अब सोचो आप ज़रा कि इसका कितना भारी दबाव इंडिया पे पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे इसका कितना भारी दबाव पड़ेगा। मतलब फ़ायदा तो इससे कुछ नहीं होगा, और इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया की सेना पे, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस पे इसको कंट्रोल में इस क्षेत्र को रखने के लिए कितना दबाव पड़ेगा। मतलब आधी इंडियन आर्मी तो यहीं पे इंगेज हो जाएगी, और बाकी सारी सीआरपीएफ, बीएसएफ ये भी अच्छी खासी संख्या में पूरी की पूरी यहाँ पे बहुत सारी इंगेज हो जाएगी। तो भारतीय फ़ौजों पे, भारत की इकनॉमी पे बहुत भारी दबाव पड़ेगा इस क्षेत्र को कंट्रोल में रखने के लिए। मतलब कंक्लूजन ऐसा है कि भारतीय सेना इस पे 3-4 हफ्तों में, 1 महीने के अंदर इस पे पाकिस्तानी सेना को खदेड़ करके कब्जा तो कर सकती है, लेकिन इस पे कंट्रोल बनाए रखने के लिए, इस पे आपको नियंत्रण बनाए रखने के लिए, इंसर्जेंसी से झेलने के लिए, और इधर पाकिस्तान तालिबान इन सब से निपटने के लिए आपको अनदर 4 से 5 लाख से 6 लाख डिफेंस फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। तो ये कितना बड़ा भार बढ़ेगा आप ज़रा सोचो। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि एक बार आपने इन पूरे क्षेत्र को अपने में इंटीग्रेट कर लिया, तो अब ये जो सुन्नी 40-42 लाख पीओके की पॉपुलेशन है, इसको भी आप भारतीय नागरिक का दर्जा दे दोगे, मतलब देना ही पड़ेगा। तो आप फिर ये लोग भारत के नागरिक हो जाएंगे, जिसकी वजह से अब ये भारत में और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इन सारे नुकसानों को देखने के बाद ये लगता है कि अभी ये बिल्कुल ऐसा समय नहीं है जब भारत को इस क्षेत्र को अभी रिक्लेम करना चाहिए। तो अब क्योंकि ये अतिरिक्त दबाव इंडियन इकोनॉमी पे, इंडियन डिफेंस बजट पे और इंडियन डिफेंस फोर्सेस पे और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ये जो लोग अंदर आ जाएंगे, ये पूरे के पूरे, ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि जब ये लोग, जितने भी ये पॉपुलेशन है, ये जब भारत के अंदर समाहित हो जाएगी, तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि कुछ ऐसे, इसको आप कंपेयर कर सकते हो जैसे सुन्नी और रोहिंग्या, जैसे ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब जो हैं, ये जैसे इन्फ्लिट्रेट करके इंडिया में जो घुस चुके हैं, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और क्राइम के नए क्राइम ये कर रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े खतरे साबित हो रहे हैं ये लोग। तो उसी प्रकार से ये जो नई पॉपुलेशन आप इंटीग्रेट कर लोगे, 40-42 लाख की उधर और 40-42 लाख की जो पीओके की सुन्नी पॉपुलेशन है, उसको जब आप इंटीग्रेट कर लोगे, तो ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा। डिफेंस बजट पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, प्लस आपको इंडियन इकोनॉमी पे भी, इंडियन टैक्स पेयर्स के जेब से पैसा जाएगा इन लोगों के वेलफेयर और इनको कंट्रोल और नियंत्रण में रखने के लिए। तो अभी ये मुफीद और अभी ये प्रॉपर सूटेबल समय नहीं है जब इंडिया को पीओके पे कब्जा करना चाहिए। तो अभी इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को जो करना चाहिए, जो कि इंडियन गवर्नमेंट कर नहीं रही है, वो ये करना चाहिए कि आपको पहले अगले कुछ दशकों तक, 20-30 सालों तक, अगले डेमोग्राफी, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो डेमोग्राफी है, उसको चेक एंड काउंटर करने के लिए आपको डेमोग्राफी को संतुलित करने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो सुन्नी जो पॉपुलेशन जो ये है कश्मीर की, इसको कंट्रोल करने के लिए
इसको ये अभी कश्मीर वैली में मेजोरिटी में है ये सुन्नी पॉपुलेशन, तो आपको ये करना चाहिए कि आप कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे वापस बसाओ और कश्मीरी पंडितों को वापस बसाओ और ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो, अगर हो सके तो वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना के जिनसियांग प्रांत की तरह लागू करो। और ओवर द नेक्स्ट कुछ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द नेक्स्ट 20, 30, 40 सालों में ऐसा आपको सिचुएशन बनाना पड़ेगा कि ये जो कश्मीर वैली है ये पूरी तरीके से शांत हो जाए, यहाँ की जो सुन्नी पॉपुलेशन है माइनॉरिटी हो जाए। माइनॉरिटी तभी हो सकती है जब आप कश्मीरी पंडितों को वापस बसाओगे, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करोगे और तब जा कर के ये पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज होगी। और जब ये डेमोग्राफी चेंज होगी तभी जा कर के ये खित्ता जो अभी कश्मीर वैली है ये शांत होगा। जब ये कश्मीर वैली शांत हो जाएगा, जब ये कश्मीर वैली शांत हो जाएगा, तब वंस दिस रीजन जो अभी आपके कंट्रोल में है बिकम पीसफुल, तब आपकी जो 2 से 3 लाख की जो फौज यहाँ पे इंगेज है, अब आप इसको डाइवर्ट कर सकते हो और काम में लगा सकते हो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेने के लिए, जिससे कि अनदर भारत पे इकोनॉमी पे और भारत के डिफेंस फोर्सेस पे और इंटरनल सिक्योरिटी पे उतना बड़ा खतरा नहीं पड़ेगा। तो पहले तो आपको इससे अच्छे से डील करो। वंस आपने इससे अच्छे से डील कर लिया जो आपके अभी कंट्रोल में है, तभी आप पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में सोचो। तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन यही है कि पाकिस्तान आर्मी अगर तस्तरी में रख के भी गिलगिट बाल्टिस्तान दे तो इंडिया को अभी इनकार करना चाहिए और पहले अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करनी चाहिए, इकोनॉमी को मजबूत करना चाहिए, कश्मीर की डेमोग्राफी को पूरी तरीके से संतुलित करने का और वहाँ कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने का सबसे बड़ा अभियान चलना चाहिए और वापस बसाना चाहिए। और जब वहाँ की सुन्नी पॉपुलेशन माइनॉरिटी हो जाए तभी जा कर के आप फिर आगे की सोच सकते हो। आई होप कि मेरा ये एनालिसिस आपको सही लगा होगा। आप भी अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में रख सकते हो एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू। और आप इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको इंस्टेंटली मिल जाए।